दे रहा है। हमारी संसद द्वारा लिया गया हाल का फैसला हमारी संसदीय परंपरा को और समृद्ध करेगा। और P20 शिखर सम्मेलन पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस महत्व को क्योंकि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दुनिया जिन बड़े मुद्दों से जूझ रही है उस पे एक तरह से भारत के पक्ष को भी रखा है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे P20 शिखर सम्मेलन के महत्व की, क्योंकि हम जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन पूरा हो चुका है जिसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। तो इस सम्मेलन के महत्व पे सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए ऋतु, G20 के सम्मेलन के ऐतिहासिक सफलता के बाद देश में P20 यानी पार्लियामेंट 20 का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें G20 देशों की जो संसद हैं उसके पीठासीन अधिकारी, संसदों के अध्यक्ष और सांसद हिस्सा ले रहे हैं। अतिथि देश भी है जो उनको आमंत्रित किया गया है, उनके भी जो संसदों के अध्यक्ष हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से दुनिया की संसदें आपस में विचार विमर्श करके वहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसके जरिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि लोकतंत्र की, जब संसदीय लोकतंत्र की बात होती है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कहें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में संसद होती है। और संसदीय प्रणाली एक दूसरे से सीखें, समझें और कैसे जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम रखी गई थी G20 की, उसमें एक भविष्य के लिए संसद इस तरह से कैसे संसद मिलकर काम करे उस तरफ आगे बढ़ा जाए। तो महत्वपूर्ण इसलिए है जब G20 देशों की संसद के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जानते हैं कि 4 सत्र इसलिए रखे गए हैं जो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो सतत विकास की हो, हरित विकास की हो, इसके साथ ही साथ वुमेन डेवलपमेंट की बात हो या पब्लिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सब पर कैसे आपस में विचार विमर्श करके आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम आधुनिक दुनिया की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है संसदों की। और जब संसदें आपस में मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करेंगी, आपस में विचार विमर्श से एक दूसरे से सीखेंगी, तो उससे मदद मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से P20 सम्मेलन का लक्ष्य है। जी, वैश्विक चुनौती की शैलेंद्र आपने बात की और हम देख रहे हैं जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है, उसे लेकर क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मंच रहा जहां से प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को और खासकर उन देशों को एक तरह से आगाह भी करा और ये चेताया भी कि अगर दुनिया में आज की तारीख तक भी आतंकवाद को लेकर अगर तय कोई परिभाषा नहीं हो पाई है, आतंकवाद को लेकर आम सहमति नहीं है, तो ये एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। निश्चित तौर पर आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया में कहीं भी कुछ घटता है तो कोई दूसरा देश उससे अछूता नहीं होता है। तो ये एक तरह से देखें, जो आतंकवाद की जो चुनौती है वो किसी एक देश की नहीं है, वो उससे मिलकर निपटना होगा। और ये दुखद है, प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि ये दुखद है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है आतंकवाद की परिभाषा को लेकर। आतंकवाद को लेकर कठोरता बरते जाने की जरूरत है। हम सब जानते हैं आतंकवाद के खिलाफ बयान लगातार जारी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक राय, एक सहमति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा को लेकर अभी तक नहीं बनी है। इसकी वजह से क्या होता है कि मानवता के दुश्मन फायदा उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बात का जिक्र भी किया, तो बहुत स्पष्ट संदेश है कि इस मौके पर जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि हमास जिस तरह से एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और एक इस्लामिक हमला, आतंकी हमला जो इजराइल पे किया हमास ने, उसकी कड़ी निंदा भारत ने की और तमाम देशों ने की है। लेकिन वो देश जो अभी भी परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं या फिर इस तरह के एक जघन्य हरकत का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए साफ संकेत है। ये देखिए, निश्चित तौर पर इसे संदेश माना जाना चाहिए। हालांकि आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इजराइल या हमास का जिक्र नहीं किया,
लेकिन स्पष्ट तौर पर चूंकि मौजूदा जो घटनाक्रम है, अगर आप देखें दुनिया में इस वक्त जो घट रहा है उसमें आतंकवाद को लेकर दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। और ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक राय बने, आतंकवाद को लेकर कठोरता वैश्विक स्तर पर एक सहमति, आम सहमति के साथ बरती जाए और आतंकवाद के लिए कहीं भी दुनिया में कोई जगह न हो, इस बात को लेकर एक सहमति बननी चाहिए। ये स्पष्ट तौर पर संकेत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ इशारा भी किया है कि ये दुखद है कि ये आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई एक आम राय, आम सहमति नहीं बनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर रुख की बात करता रहा है और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि देश की संसद पर 20 साल पहले भारत में हमला हुआ था और तब से लेकर अब तक हमने आतंकवाद की तमाम चुनौतियों को झेल कर यहां तक पहुंचे हैं हम। तो भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, झेलता रहा है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत यहां तक पहुंचा है। तो वैश्विक स्तर पर एक सहमति बनाए जाने की जरूरत है जिससे आतंकवाद का कठोरता से और बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। शैलेंद्र, अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो एक तरह से एक विधेयक पास किया गया संसद द्वारा, वो कानून के तौर पर है। क्या आपको लगता है कि इस मंच से इस बात का जिक्र करना उन तमाम देशों को एक राह दिखाना भी है जो महिलाओं को संसदीय अधिकार तो दे ही, साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास करने की बात G20 के मंच से प्रधानमंत्री ने या भारत ने रखी तमाम देशों के सामने, उसको आगे बढ़ाती है? निश्चित तौर पर देखिए, आज जो 4 सत्र रखे गए हैं उसमें एक सत्र इस बात को लेकर भी है कि कैसे महिला के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा जा सकता है। भारत ने दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम योजनाओं में हमने देखा है कि महिलाओं को केंद्रित में रखकर उसे आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ा गया है। और हाल ही में नई संसद के पहले ही दिन इतिहास रचा गया जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का बिल पारित हुआ, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया। तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। जिन मुद्दों पर चर्चा होती है सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, बल्कि भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि दुनिया उस ओर आगे बढ़े। और इस बात का जिक्र भी किया गया कि देखिए आज 2019 का जो चुनाव है उसमें जितने लोगों ने भारत में मत दिया था, 70% लोगों ने, वो संख्या इतनी बड़ी है कि यूरोप की आबादी से ज्यादा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो संसदीय लोकतंत्र की बात हो या फिर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की बात हो। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आतंकवाद की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो सीमा पार आतंकवाद वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर आप देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस पर रोक लगानी होगी। यानी कोई भी देश आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगार न बने, वहां सुरक्षित किसी कोई अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दे। इस तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो भाषण है उस पर आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि किसी भी देश को कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, ये संकेत स्पष्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों के स्वागत के बाद कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a significant